Good morning, my dear student. Today we are started aromatic compound conversion. इससे पहले बच्चों हम लोगों ने एलिफेटिक कंपाउंड की कन्वर्जन के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड का कन्वर्जन कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने बच्चों जो है एनिलीन ले लिया। यहाँ पर एक एरोमेटिक कंपाउंड एनिलीन मैंने ले लिया। अब इस एनिलीन को मैं डाइएजोटाइजेशन कराऊंगा। यहाँ पर मैंने एनिलीन ले लिया बच्चों, ये आपका एनिलीन है। अब इस एनिलीन का क्या कराएंगे? डाइएजोकरण कराएंगे। डाइएजोकरण जो कराया जाता है सोडियम नाइट्राइड और HCl के मिश्रण के द्वारा कराया जाता है। सोडियम नाइट्राइड और HCl के मिश्रण के द्वारा। मैंने बताया था कि सोडियम नाइट्राइड या HCl के मिश्रण को आप क्या लिख सकते हो? HNO2 भी लिख सकते हो, नाइट्रस एसिड HNO2, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखिए आपका क्या बनेगा बच्चों, जब आप इससे रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा? आपका NaCl बाहर निकल जाएगा, NaCl आपका बाहर निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा? दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन यहाँ है, दो हाइड्रोजन यहाँ है, तो क्या निकल जाएंगे बच्चों? दो हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन यहाँ, चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन। क्या निकल गया बच्चों? 2H2O, जल आपका क्या हो गया? बाहर निकल गया। बचा क्या? एक नाइट्रोजन N2 और क्या बचे बच्चों? कोलिन बचे आपके N2Cl, एक NaCl बाहर ही हो गया था। तो आपका बन गया डाइजोनियम लवण। ये हमारा बन जाता है बच्चों डाइजोनियम लवण। तो आपने सबसे पहले एनिलीन का क्या किया? डाइएजोकरण कराया और डाइएजोकरण करने पर हमारा क्या बन जाता है बच्चों? डाइजोनियम लवण बन जाता है। ये आपका है डाइजोनियम लवण, डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या डाइजोनियम साल्ट कह सकते हैं। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आप कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे करते हैं बच्चों? आप उसको ध्यान से देखिएगा। ये हमारा डाइजोनियम क्लोराइड है। अब इस डाइजोनियम क्लोराइड से अगर से हमें मान लो क्लोरोबेंजीन बनाना है तो बच्चों में क्या करेंगे? इस डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया, इस रिएक्शन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम जो है इस डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन जो है बच्चों हम Cu2Cl2 HCl से कराएंगे। Cu2Cl2 HCl, इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे Cu2Cl2 HCl। तो यहाँ पर ये जो है एक बेहतरीन नाभिक राखी का जो है काम करता है। आसानी से क्या हो जाता है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पर कोलिन न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा और नाइट्रोजन और क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये Cl जो है न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ये आसानी से लिविंग ग्रुप जो होता है आसानी से निकल जाएगा। बेहतरीन एक लिविंग ग्रुप होता है। तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है कोलिन, और ये बेहतरीन लिविंग ग्रुप का तरीके से काम करता है। आसानी से Cl यहाँ आएगा, लगेगा और नाइट्रोजन गैस के रूप में आपका क्या हो जाएगा? ये बाहर निकल जाएगा। हमेशा नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया बच्चों? Cu2Cl2 HCl से करा करके हमने क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर लिया। अब अगर से हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना है बच्चों तो आपको क्या करना है? रिएजेंट यही है, यहाँ पर ब्रोमीन ले लेना है Cu2Br2 के साथ आप HBr लेंगे। तो यहाँ पर HBr न्यूक्लियोफाइल के तरीके से काम करेगा और क्या हो जाएगा? ये लिविंग ग्रुप आसानी से निकल जाएगा और ये ब्रोमीन क्या हो जाएगा? इसी बेंजीन पे डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ब्रोमोबेंजीन, ये आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। और क्या निकल गया बच्चों? नाइट्रोजन गैस जो है आपका बाहर निकल गया। अब अगर से आप बच्चों जो है साइनोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो इसकी क्रिया CuCN से कराइए। CuCN के साथ पोटेशियम साइनाइड का यूज कीजिए। KCN का यूज कर सकते हैं आप, CuCN पोटेशियम साइनाइड। तो ये क्या होगा? ये Cn क्या होगा? यहीं पर अटैक होगा। यही Cn न्यूक्लियोफाइल के तरीके से काम करेगा। ये लिविंग ग्रुप है, आसानी से निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा बच्चों? साइनोबेंजीन बन जाएगा। साइनोबेंजीन आसानी से बन जाएगा और हमारा क्या निकल जाएगा? नाइट्रोजन गैस बच्चों बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से बच्चों अगर आप कॉपर चूड़ के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, इसी का रिएक्शन कॉपर चूड़ के साथ कराते हैं। कॉपर चूड़ के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं आप कॉपर चूड़ के साथ, कॉपर का चूड़ ले लिए आपने, कॉपर चूड़ ले लिया और साथ में कॉपर चूड़ के साथ जो है बच्चों आपने लोगों ने है ना HBr ले लिया।
कॉपर चूड़ के साथ HBr, तो भी क्या होगा, ये आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, Br आएगा यहाँ अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ब्रोमोबेंजीन, और नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा और साथ में क्या आ जाएगा, CuCl बाहर निकल गया और आपका नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गया और ब्रोमीन क्या आ गया, लग गया है, तो CuCl आपका बाहर निकल जाएगा। आप अगर क्लोरीन करना चाहते हैं क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ HCl ले सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों आप जो है यहाँ अगर आयोडोबेंजीन में इसको बदलना चाहते हैं, तो इस डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराओगे। पोटेशियम आयोडाइड से आप कराओगे तो देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, KCl बाहर निकल जाएगा और ये आई न्यूक्लियोफाइल के तरीके से काम करेगा और नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगा, हमेशा नाइट्रोजन गैस क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो आपका क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। ये आपका बन गया बच्चों आयोडोबेंजीन। क्या बाहर निकल गया, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गया और नाइट्रोजन गैस के साथ क्या बाहर हो जाएगा बच्चों, आपका KCl बाहर निकल आएगा, तो हमारा ये क्या बन गया बच्चों, आयोडोबेंजीन बन गया। अब अगर से आप फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं, तो आप अगर फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं, किसी डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया बच्चों HBF4 से कराओगे, परफ्लोरोबोरिक एसिड से कराओगे, परफ्लोरोबोरिक एसिड HBF4, इसे कहा जाता है परफ्लोरोबोरिक एसिड। देखो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले HCl बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया, आपका HCl क्या हो गया बच्चों, HCl बाहर निकल गया और ये BF4 आपके क्या हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, तो आपका BF4 जुड़ जाएगा, BF4। क्या बचा बच्चों, N2BF4। अब इस N2BF4 को हम क्या करेंगे बच्चों, दोबारा गर्म कर देंगे, हीट करेंगे। इस N2BF4 को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हीट करेंगे और हीट जब करोगे आप, गर्म करोगे, तो क्या निकल जाएगा, BF3 बाहर निकल जाएगा, आपका BF3 बाहर निकल गया और नाइट्रोजन गैस बाहर ही निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गया, BF3 बाहर निकल गया, बचा क्या, क्लोरीन, और क्लोरीन आपका क्या बन जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इस तरीके से ये आपका फ्लोरोबेंजीन बन गया। तो ये आपका क्या बन गया बच्चों, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब बच्चों इसी बेंजीन डाइजोनियम लवण का हम क्या करने जा रहे हैं, अब चयन करने जा रहे हैं। तो इसका हम जो है अब चयन करने जा रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम लवण का अपचयन। तो यहाँ पर जो मैं अपचयन कराने जा रहा हूँ बच्चों, दुर्बल अपचायक का यूज कर रहा हूँ, जैसे फास्फीनिक अम्ल या हाइपोफास्फोरस अम्ल का यूज कर रहा हूँ। हाइपोफास्फोरस अम्ल, क्या फार्मूला होता है बच्चों हाइपोफास्फोरस अम्ल का, H3PO2। ये क्या होता है बच्चों, हाइपोफास्फोरस अम्ल आपका जो होता है दुर्बल अपचायक का काम करता है, जल के साथ इसका यूज किया जाता है, जल के साथ। तो H2O के साथ हम जो इसका क्या करा रहे हैं, अपचयन करा रहे हैं। ये हाइपोफास्फोरस अम्ल जिसे फास्फीनिक अम्ल कहा जाता है, ये आपका दुर्बल अपचायक होता है। कैसा अपचायक होता है बच्चों, ये हमारा दुर्बल अपचायक का काम करता है। तो अपचायक का मतलब आपको पता ही है, अपचयन कराने का काम करेगा। तो दुर्बल अपचायक का यूज मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा बच्चों आपका, आप ध्यान से देखिएगा क्या निकल जाएगा, H3PO3। H3PO3 यहाँ से ऑक्सीजन भी खींच लिया, क्या बाहर निकल गया, H3PO3 आपका बाहर निकल गया, यहाँ निकल गया H3PO3, फास्फोरस एसिड बाहर निकल जाएगा। और फिर देखिए बच्चों क्या बचा आपका, यहाँ पर H2 बचा, H2 ही तो बचा, H3PO3 निकल गया, H2 बचा। तो देखिए एक से क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया। अभी एक हाइड्रोजन बच रहा है और आपको पता है ये नाइट्रोजन एक लिविंग ग्रुप के तरीके से काम कर रहा है, तो नाइट्रोजन गैस भी निकल जाएगा। तो हमारा यही एक हाइड्रोजन जो बचा आपकी बेंजीन से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, बेंजीन बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर से हम दुर्बल अपचायक का यूज करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, बेंजीन बन जाएगा। फास्फीनिक अम्ल का यूज करोगे आप, H3PO2 से दुर्बल अपचायक का काम करता है, उसे बेंजीन में बदल देता है। इसी तरीके से एक दुर्बल अपचायक का और काम करता है बच्चों, एथिल अल्कोहल। आप एथिल अल्कोहल का भी यूज कर सकते हैं इसका अपचयन कराने के लिए। इसका अपचयन कराने के लिए आप जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का अपचयन आप
एथिल अल्कोहल के द्वारा करा सकते हैं। ये एथिल अल्कोहल आपका क्या काम करता है बच्चों, ये भी दुर्बल अपचायक का काम करता है। CH3CH2OH ये भी आपका जो है एथेनॉल, ये दुर्बल अपचायक का काम करता है। यहाँ अपचयन करेगा, ये दुर्बल अपचायक का काम करेगा, दुर्बल अपचायक। तो ये आपका दुर्बल अपचायक जो होता है एथिलीन भी होता है। तो ये क्या करेगा, देखो बच्चों क्या हो जाएगा, आपका जो है दुर्बल अपचायक के तरीके से काम कर रहा है, तो आपका जो है बेंजीन में बदल जाएगा, बेंजीन में बदल जाएगा आपका बेंजीन। यहां से क्या निकल जाएगा बच्चों, HCl बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई, बचा क्या CH3CHO। तो आपका यहां से H जाकर के Cl को बाहर निकाल दिया, तो क्या क्या बाहर निकल गया आपका, Cl बाहर निकल गया, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई, और क्या निकल गया बच्चों, बचा क्या CH3CHO आपका एस्टल्डिहाइड। तो यहां भी हमारा क्या बन गया, दुर्बल अपचायक। एथेनॉल का भी यूज करोगे तो किस में बदल जाएगा, बेंजीन में। तो चाहे फास्फेनिक अम्ल का यूज करो, चाहे आप एथेनॉल का यूज करेंगे, फिर भी किस में चेंज हो जाएगा, वो बेंजीन में ही बदल जाएगा। अब इस डाइजोनियम लवण की क्रिया बच्चों में जल से करा रहा हूं। अब अगर इस डाइजोनियम लवण की रिएक्शन आप वाटर से कराओगे, जल से कराओगे बच्चों, H2O से कराओगे, H2O, तो जल से अगर आप डाइजोनियम लवण का क्रिया कराओगे तो देखिए बच्चों क्या बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल गया आपका। और आपको पता है नाइट्रोजन हमेशा निकल ही रहा है, HCl बाहर निकल गया, एक H बचा भी, H और OH बचे, और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गया, बचा क्या बच्चों, केवल आपका OH बचा, और ये क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्या बन जाएगा बच्चों, फिनाल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनाल में परिवर्तन हो जाएगा। तो यही बच्चों, अगर आप डाइजोनियम लवण बना लेते हैं, इस डाइजोनियम लवण से आप किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का संश्लेषण कर सकते हैं, क्योंकि डाइजोनियम लवण जो होता है बच्चों ये अस्थायी होता है। ये अनस्टेबल होने की वजह से N2+Cl जो है अस्थायी होने की वजह से ये बेहतरीन लिविंग ग्रुप के तरीके से काम करता है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये आसानी से नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, और हम इससे जो है कई एरोमेटिक कंपाउंड का संश्लेषण कर सकते हैं। अब इसी बच्चों डाइजोनियम लवण क्रिया हम फिर परफ्लोरोबोरिक एसिड से कराएंगे। तो परफ्लोरोबोरिक एसिड HBF4, परफ्लोरोबोरिक एसिड HBF4। तो परफ्लोरोबोरिक एसिड से जब आप इसका रिएक्शन कराओगे तो मैंने बताया था क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, और आपका बन जाएगा फ्लोरोबोरेट करके, ये आपका बन जाएगा बच्चों N2BF4, N2BF4 बन जाएगा। अब ये N2BF4 जो बन गया बच्चों, अब इसको हम हीट करेंगे Na2 के साथ और कॉपर चूड़ के साथ N2BF4 को क्या करेंगे, हीट करेंगे सोडियम नाइट्राइड के साथ Na2, और साथ में हम कॉपर चूड़ लेकर के इसको हीट करेंगे बच्चों, कॉपर चूड़ के साथ हीट करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉपर चूड़ के साथ हीट करोगे तो आपका BF4 आपका निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, और NaBF4 बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, NO2, ये न्यूक्लियोफाइल NO2 है, आगे क्या हो जाएगा, इस पर अटैक कर देगा। तो आपका क्या बन गया बच्चों, आपका बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ये आपका है नाइट्रोबेंजीन। क्या क्या बाहर निकल गया बच्चों, बाहर निकला NaBF4 निकल गया आपका, NaBF4 बाहर निकल जाएगा, NaBF4 सोडियम NaBF4 निकल गया, और आपका नाइट्रोजन गैस जो है बाहर निकल गया। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड का कन्वर्जन हमें जब भी करना होगा तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हमारा डाइजोनियम लवण भी चेंज हो जाए। तो बच्चों बस 3 रिएक्शन को और आपको ध्यान में देना है कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे। इनको आप याद रखिएगा, आपका जो है जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड है उन सब का कन्वर्जन आप एकदम इजी वे से कर सकते हैं। बस अब 3 रिएक्शन को और ध्यान रखना है। ये आपका बच्चों बेंजीन है, ये आपका बेंजीन है। अब मैं इसका जो है इलेक्ट्रोफिलिक जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाऊंगा बेंजीन का। तो इसका जो है 3 रिएक्शन आपको याद रखना है। एक बच्चों में क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले बेंजीन का नाइट्रेशन कराने जा रहा हूँ। तो नाइट्रेशन कराओगे बेंजीन का, कंसंट्रेट HNO3 और आपका कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति होती है। तो
तो कंसंट्रेट HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में आप कराओगे नाइट्रेशन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चों NO2 प्लस, मतलब यहाँ पर हमारा अटैकिंग क्या हो जाएगा, H यहाँ हाइड्रोजन है ही, H2O निकल जाएगा, क्या बचेगा NO2 प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। तो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रोफाइल जो पैदा करता है NO2 प्लस। तो नाइट्रेशन क्रिया में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो अटैकिंग एजेंट होता है E प्लस होता है, यही होता है। अब NO2 क्या होगा, यहाँ अटैक करेगा और आपका क्या बन जाएगा बच्चों, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो है नाइट्रेशन क्रिया में इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस का काम करता है, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, ये आपका नाइट्रोबेंजीन हो गया। तो इसके बाद एक और याद रखना है बच्चों, सल्फोनेशन को आपको याद रखना है। सल्फोनेशन हम इसका कराएंगे, तो सल्फोनेशन कराओगे अगर से आप, या सल्फोनेशन नहीं या हाइड्रोजनीकरण कराने जा रहा हूँ Cl2 FeCl3 की उपस्थिति में, Cl2 FeCl3 की उपस्थिति में आप इसका क्या करा दे रहे हैं, हाइड्रोजनेशन कराओ या FeCl3 की उपस्थिति में। तो आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है बेंजीन का क्या कराने जा रहे हैं, हाइड्रोजनेशन कराने जा रहे हैं। तो हाइड्रोजनेशन आप कराओगे तो क्या हो जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये आप नहीं, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ये आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो आप हाइड्रोजनेशन कराओगे। और इसी का और एक ध्यान में आपको रखना है बच्चों कि आपका इसका फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन, फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन में कराने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जो है फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए CH3Cl एल्किल हैलाइड किया और यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 का यूज कर सकते हो। इसका काम होता है इलेक्ट्रोफाइल पैदा करना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल पैदा होता है बच्चों, ये फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो पैदा होता है CH3 प्लस, यहाँ से H निकलेगा, Cl बाहर निकल के चला जाएगा, क्या बचेगा CH3। तो आपका क्या बन जाएगा, टॉलुइन का बन जाएगा, ये आपका टॉलुइन बन जाएगा, ये आपका क्या बन गया बच्चों, टॉलुइन बन जाएगा। इसी तरीके से फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन, फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन में स्टील क्लोराइड से रिएक्शन कराया जाता है। तो याद रखना फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चों, यहाँ पर CH3 प्लस अटैक करता है और यहाँ एसाइलेशन में CH3COCl एसाइल आयन जो है अटैक करता है। रिएजेंट वही रहेगा एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 आपका अटैक करेगा। ये फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन है, ये फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन था, ये फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ से क्या निकलेगा, HCl बाहर निकल जाएगा और CO क्या हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा, तो आपका बन जाएगा एसीटोफिनान बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों, एसीटोफिनान बन जाएगा। तो थोड़ा ये इनको भी आपको ध्यान में रखना है, ये आपका एसीटोफिनान बन जाएगा। और अगर आप सल्फोनेशन कराएंगे तो सल्फोनेशन कराने के लिए कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति होगी, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति होती है बच्चों, साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति होगी। तो क्या हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा और SO3 इसमें अटैकिंग एजेंट होता है, आपका बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बनेगा बच्चों, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो याद रखना कि नाइट्रेशन क्रिया में NO2 प्लस अटैकिंग एजेंट होता है और हाइड्रोजनेशन में Cl प्लस अटैकिंग एजेंट का काम करता है। यहाँ पर हाइड्रोजनेशन में हमारा अटैकिंग एजेंट कौन होता है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, Cl प्लस अटैक करता है। और फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन में जो आपका अटैकिंग एजेंट होता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो CH3 प्लस होता है। और फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन में जो अटैकिंग एजेंट का काम करता है, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल होता है आपका CH3CO प्लस का काम होता है। ये जो एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं बच्चों, इसका काम है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल को पैदा करने का काम करता है। ये AlCl3 क्या करता है, इससे रिएक्शन करेगा, AlCl4 माइनस बन जाएगा। तो इस तरीके से CH3 प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। तो इसका काम होता ही है एनहाइड्रस AlCl3 या एनहाइड्रस FeCl3 का काम होता है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है बच्चों, ये हमारे सब के सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, E प्लस, मतलब जो अटैक करेगा, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इस तरीके से नाइट्रेशन में NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजनेशन में Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। और कंसंट्रेट H2SO4 सल्फोनेशन क्रिया में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बच्चों, वो SO3 होता है, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। याद रखना, पूछा जाता है कि है जो है सल्फोनेशन में कौन इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो सल्फोनेशन में SO3 आपका इलेक्ट्रोफाइल मतलब का काम करता है, तो आपका सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, कन्वर्जन में बड़ा मदद मिलता है कि अगर नाइट्रोबेंजीन जो है, नाइट्रोबेंजीन का आप अपचयन करा दो, नाइट्रोबेंजीन का क्या करा दो बच्चों, अपचयन करा दो। अपचयन में यहाँ कराने जा रहा हूँ नाइट्रोबेंजीन का अपचयन जो है HCl की उपस्थिति में, टिन के साथ HCl ले रहा हूँ, टिन के साथ HCl, ये क्या करता है, अपचयन का काम करता है बच्चों। ये जहां लिखा है तो इसका ध्यान रखना कि टिन के साथ
HCl का काम क्या है? अपचयन करना। ये क्या करता है बच्चों? अपचयन करता है, अपचयन। तो आप अगर नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? कितने हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। तो 2 का क्या निकल गया? पानी। तो 2H2O निकल गया, 2 हाइड्रोजन बचे और 2 हाइड्रोजन यहाँ क्या हो जाएंगे? लग जाएंगे और क्या बन जाएगा आपका? एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? आपका ये एनिलीन में चेंज हो जाएगा, ये हमारा एनिलीन बन जाएगा और जल निकल जाएगा। तो ये चीजें याद रखना कि जो है अगर नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराया जाए, मतलब नाइट्रो समूह का अपचयन कराया जाता है तो किस में बदल जाता है? एमीन में बदल जाता है। और एक चीज ये भी याद रखना बच्चों कि अगर से आप इसका टॉल्यूइन की क्रिया परवल क्षार से करा दें, ये रिएक्शन आपको कन्वर्जन में बड़ी मदद करेगी बच्चों। इसकी क्रिया हम परवल बेस पोटेशियम परमैंगनेट आपको पता है ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये आपका स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है? बेंजीन से जितने कार्बन लगे हो, बेंजीन से जो कार्बन चाहे जितने साइड चेन लगे होंगे उन डायरेक्ट उनको क्या कर देता है? एसिड में बदल देता है। ये आपका परवल ऑक्सीकारक होता है, ये किस में बदल देता है? सीधे एक कार्बन का क्या बना दो? एसिड में बदल दो। तो ये आपका क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड बन जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका बेंजोइक एसिड। याद रखना KMnO4 मतलब आप अगर से बच्चों कार्बन से कोई भी चाहे जितना कार्बन से आपका बेंजीन रिंग से कोई कार्बन की चाहे जितनी बड़ी चेन जुड़ी हो, चाहे CH2 CH3 कुछ भी लगाओ, और अगर आप KMnO4 से क्रिया कराते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्शन कराएंगे तो जो कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा है उसी को किस में बदल देना है? एसिड में बदल देना। चाहे आगे पीछे चाहे जितना बड़ा जुड़ा उससे मतलब नहीं, उसी कार्बन को डायरेक्ट किस में बदल देना है? एसिड में बदल देना है। तो आपको क्या बन जाएगा? ये आपका बेंजोइक एसिड में बदल जाएगा। तो थोड़ी सी चीजों को ध्यान रखोगे तो आपका सवाल क्या हो जाता है बच्चों? आसान हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पर जो सल्फोनेशन कराए थे जिसमें इलेक्ट्रोफाइल SO3 था तो आपका सल्फोनिक एसिड बन गया था। अब इस अगर सल्फोनिक एसिड को हम क्षार के साथ उबाल दें, इसको क्षार के साथ अगर उबालेंगे बच्चों, सल्फोनिक एसिड को क्षार के साथ या NaOH के साथ आप उबालेंगे तो NaOH के साथ अगर उबालोगे तो आपको सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड, Na2SO3 आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड में अगर जो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा उसी में थोड़ा सा आप अम्ल डाल दो, अम्लन करा दो, अम्ल मतलब थोड़ा सा आप एसिड डाल देंगे तो किस में बदल जाएगा? सीधे आपका डायरेक्ट फिनाल में चेंज हो जाएगा। ये आपका फिनाल बन जाएगा। तो बच्चों ये भी आपका एक फिनाल बनाने का एक तरीका है, ये आपका एक फिनाल में चेंज हो जाएगा। तो याद रखना अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सल्फोनेशन कराओगे या ओलियम से रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा? सल्फोनिक एसिड बनेगा। सल्फोनिक एसिड को जो है NaOH के साथ क्या करोगे? उबालोगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लन करा दोगे तो किस में चेंज हो जाएगा? फिनाल में। और अगर आप इस फिनाल से फिर बेंजीन में बदलना है बच्चों, अगर आप चाहते हो कि मैं फिनाल से फिर बेंजीन में इसको परिवर्तित कर दूं तो आप यहाँ इसकी क्रिया यशदरज से करा देंगे। यशदरज मतलब कि जिंक से आप करा दोगे। ये जिंक क्या करेगा? ऑक्सीजन को खींच लेगा जिंक ऑक्साइड में और आपका पुनः जो है दोबारा जो है बच्चों बेंजीन में चेंज हो जाएगा। तो आप इससे दोबारा बेंजीन में फिर परिवर्तित कर सकते हैं। क्या मिला करके? जिंक मिलाओगे तो जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, आपका ZNO बाहर निकल जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। तो इन चीजों को आप अगर बच्चों ध्यान में रखोगे तो आपका जितने भी NCERT में है, जितने भी कंपाउंड है, चाहे एलिफैटिक हो, एरोमेटिक हो, आसानी से आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो एक लेक्चर हमने और दिया था एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को, तो बच्चों उस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा और इसके बाद एरोमेटिक कन्वर्जन करिएगा। इसके बाद मैं NCERT के ढेर सारे एक्सरसाइज को आपको करूंगा और देखिएगा कि आप कितनी आसानी से हम सवालों को हल करेंगे।